तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि साहब विदेश मंत्री ने जस्ट पहले बता दिया, तो इसका मतलब उन्हें सरकार के काम करने का तरीका ही नहीं पता है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। फैक्ट ये है और राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप। मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है, इससे बचिए, ये मत करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ते नशे डिबेट पर, जहां लॉजिक का लगता है ब्रेक, कॉमेडी होती है फुल टाइट और कंट्रोवर्सी बिना बुलाए चली आती है। सबसे पहले नीचे कमेंट करके जय श्री राम लिखो ताकि नेगेटिव वाइब्स वीडियो शुरू होने से पहले ही भाग जाएं। और हां, अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर डिबेट तो टीवी वाले भी नहीं दिखाते, तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगले दिन महंगे नशे की दुनिया में भटकते हुए नजर आओगे। चलो शुरू करते हैं आज का हंगामा। पिक्चर चालू करो बे। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, थोड़ा सा और धैर्य दिखाना चाहिए। लेकिन जब हम 1971 में जीत का श्रेय और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, तो अभी मोदी जी के पोस्टर से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, इसका जवाब देंगे सुधांशु जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें आज राजस्थान में कही हैं, उसको बताते हुए मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, उसके बाद हमारी पहली सभा राजस्थान की सीमा पर हुई थी। दुनिया ने देख लिया जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम ने आगे कहा है कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देश ने संकल्प लिया था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी कार्रवाई हुई है। और प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने छिपकर वार सीने पर किया था और हमने जबरदस्त प्रहार घर में घुस कर किया है। सुधांशु जी, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन जो बातें सुप्रिया श्रीनेत ने कही हैं, वो आपको इतिहास में आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं और बार बार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। क्यों नहीं बुला लेती है सरकार? दोनों बातों का जवाब देता हूं, इतिहास और वर्तमान दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते, तो ये वो पार्टी बोल रही है जिसके पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जाके, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में गुहार लगाई कि आप लोग मदद करिए मोदी को हटाने में। गजब है। अभी 2024 का चुनाव, फवाद चौधरी पूर्व मंत्री पाकिस्तान का क्या कहता है, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाएगा। गजब है साहब। उसके बाद दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करता है, उसके बाद वो नेहरू की भी तारीफ कर देता है। आपने क्यों नहीं बोला, कौन होता भाई तू बोलने वाला हमारे बीच में? आपने मणिशंकर अय्यर पे कार्रवाई की? नहीं की। अब आइए, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार का बर्ताव और किस प्रकार की चीजें हुई और किसने सामर्थ्य दिखाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेना के शौर्य पे भी बात करने वाले लोग वो जिन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या के आरोपी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये कहने पे कि आज वो सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काट दिए थे, उस समय इनके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेने में हिचक रहे थे। सुषमा स्वराज जी ने जब मुद्दा, वो कह रहे हैं कुछ लोग वहां पर आए थे यूनिफॉर्म में, सम पर्संस केम एंड कट द हेड। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको मुद्दा बनाया, एनीबडी कैन गो एंड चेक विद द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, तब जाके इनके रक्षा मंत्री ने आखिर में कहा कि हां, जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बात कही। और 2008 की बात है तो फाली होमी मेजर, उस समय के वायुसेना अध्यक्ष ने 2016 में लिखा है कि सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा हुआ है, द प्रॉमिस लैंड किताब में उन्होंने लिखा हुआ है 2010 में मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पे कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह को लगा, कांग्रेस को यह लगा कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसलिए कार्रवाई न की जाए। और वो मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी के लिए कह रही हैं कि वहां पे ऑपरेशन चल रहा था तब वहां गए। क्या बचकानी बात है, ऑपरेशन चल रहा था तो किसी को अलाउ कैसे किया गया भाई? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी,
इसलिए इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं वो बातें मुझे लगता है कि सोच समझकर गंभीरता से करनी चाहिए। और रही बात 1971 की वॉर की, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, पीओके नहीं सॉल्व कराया, छोड़िए। हमने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने वापस नहीं लिए, वो छोड़िए। हमने पंजाब और सिंध का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का कब्जा किया था वो क्यों वापस कर दिया भाई? और मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि जिस अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था हम पे अटैक करने के लिए, उस अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? कुछ तो खेल हुआ होगा ना। और उस समय जिस समय यूनाइटेड नेशंस में एक नहीं आधा दर्जन प्रस्ताव आए हमारे विरुद्ध, हर बार सोवियत संघ ने वीटो किया। और इतना ही नहीं, 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, 100 से अधिक देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की। फिर सोवियत रूस ने वीटो किया, और सोवियत रूस के वीटो का सोवियत रूस ने जो उस समय साथ दिया था उसका कर्ज क्या क्या चुकाया है भारत की सरकार में, ये मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा प्रिवी पर्स खत्म करो लेट 60s में, यस सर कर दिया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, यस सर कर दिया। बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। पीएसयूज बना दो यानी इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दो, यस सर कर दिया। कमिटेड जुडिशरी की बात कर दो, यस सर कर दिया। फिर उसने कहा अपना नाम बदलो, अपनी वल्दियत बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यस सर लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में और इतिहास में जाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को जो लेटर लिखा है, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा डिक्लासिफाइड कर दिया गया है, कोई जाके चेक कर ले। ऐसी शर्मसार करने वाली बात लिखी है कि अमेरिका से स्क्वाड्रन मांगी और कहा एयरफोर्स का कंट्रोल आप करिए, वरना चाइना हमारा टोटल कब्जा कर लेगा। एयरफोर्स उन्होंने कहा हमारे पायलट को चलाना नहीं आता। 19 नवंबर 1962, तब 20 नवंबर को आके अमेरिका ने किया था। मैंने फैक्ट के साथ बोला है, सारे सोर्स कोट करके बोले हैं, कोई बात हवा में नहीं बोली है। सुप्रिया जी माने या ना माने, चित्रा जी आपको विश्वास हो ना विश्वास हो, मैं लाखों दर्शक जो देख रहा हूं उनसे कहूंगा जाइए चेक करिए 2010 में कैनेडी फाउंडेशन के द्वारा डिक्लासिफाइड किए गए लेटर में क्या क्या लिखा है। इसलिए पीछे जाएंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, सुप्रिया जी इस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कुछ और बड़ी बातें कही हैं, उसका भी सवाल आप पर लेते हुए, जो अपने हथियार पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का खेल है। ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान के लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब ले लिया गया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, वो घर में दुबके पड़े हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। सुप्रिया श्रीनिधि जी। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में नहीं मिलाया है, यह अंतर है। और हम सब सिंदूर लगाते हैं, और सिंदूर सौहार्द का, सिंदूर सौभाग्य की निशानी है। सिंदूर सुहागन के लिए क्या मायने रखता है, यह हिमांशी नरवाल से पूछिएगा, जिसका सिंदूर 4 दिन में उजड़ गया। 26/11 में और अभी में यह अंतर है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को नहीं मारा है। 26/11 में हर आतंकी मारा गया था। और असलियत यह है कि जो शहीद हेमंत करकरे, जिन्होंने बड़ा प्रहार किया था, उनको इनकी साध्वी प्रज्ञा, जिनको ये संसद लेकर आए, उन्होंने श्राप भी दिया था और कहा था कि ये किसकी मौत मारा जाएगा, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती हूं। आप तो उन लोगों के साथ खड़े थे जो 26/11 की लड़ाई यूनिफॉर्म में लड़ रहे थे और शहीद हुए थे, हेमंत करकरे जैसे लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है, सिंदूर के साथ सौदा क्यों किया हमने? अमेरिका बार बार कह रहा है, ट्रेड की धमकी दी, व्यापार का हवाला देकर मैंने बंद कराया। हमने सिंदूर के साथ ही सौदा कर लिया। सिंदूर के साथ कोई सौभाग्यवश सौदा कर सकती है? किस सिंदूर की बात आप कर रहे हैं? जिनका सिंदूर उजड़ गया वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कहां है वो आतंकी? 26/11 के आतंकी मारे गए थे, इस बार के आतंकी अभी तक मारे नहीं गए। सुधांशु जी ने पीओके की बात करी। 11 साल से सत्ता में आप हैं। हमने जब 1971 में पाकिस्तान से जंग लड़ी थी तो पूरा विश्व हमारे खिलाफ था, लेकिन हमने दृढ़ता से अपनी सेना के मनोबल को ऊंचा रखा, शौर्य और पराक्रम पर विश्वास किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अमेरिका ने बोला 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, हमने कहा 70वां भेज दो, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे। और किया। आपने क्यों नहीं किया? आपके साथ तो पूरा मुल्क खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था, एक स्वर में कह रहे थे सिखाओ पाकिस्तान को लेसन। क्यों नहीं आप कुछ कर पाए निर्णायक कार्रवाई? आप क्यों पीछे हट गए? आपके पास मौका था, आपको पीओके इस बार लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाया आप?
ऐसे ही थोड़ी इंदिरा जी याद करी जा रही है और आपके लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने जो कर दिया वो मोदी जी नहीं कर पाए। ये असलियत है। यहां पर दो चार बातें यहां पे और भी कहनी जरूरी है। ये बात कर रहे थे किसी फवाद चौधरी की, कौन है ये चिंटू, उसको क्यों इतना पॉपुलर बताते हैं आप बुला बुलाकर। उसने नेहरू की तारीफ कर दी। अरे नेहरू की तारीफ विश्व करता है, आपने तो जाके जिन्ना को सेक्युलर बता दिया। अडवाणी जी उसकी मजार पर गए, वहां पर प्रार्थना करी, वहां पर श्रद्धांजलि करी, चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए, उसको धर्मनिरपेक्ष बताकर आ गए उस जिन्ना को जिसने बंटवारे की पहल करी थी इनके सावरकर के साथ मिलकर। आप यहां पर आपने एक सवाल पूछा था और यहां पर सुधांशु जी ने कुछ बातें कही, उसका जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी, आपको बैंक नेशनलाइजेशन से दिक्कत है। मुंबई में एक क्रोनी कैपिटलिस्ट जो थे वो बैंकों पर कब्जा करके रखते थे। इंदिरा जी ने एक बार में बैंक का नेशनलाइजेशन किया और गरीबों तक बैंक पहुंचा, गरीबों तक सेवाएं पहुंची, छोटी छोटी जगहों पर बैंक की ब्रांचेस खुली। आप एक भी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, एक का नहीं कर सकते हैं, यह असलियत है। आपको दिक्कत पीएसयू बनने से, वो सरकारी पीएसयू बने, हाँ बनाए पीएसयू हमने, और असलियत यह है कि आपने एक भी पीएसयू नहीं बनाया 11 साल में। हमने सरकारी उपक्रम बनाए, वहां पर लोगों को नौकरियां दी और स्पेशली दलित, पीड़ित, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन के माध्यम से वहां पर नौकरियां मिली। आपको उससे भी दिक्कत है। सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, हम इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इंदिरा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके एक महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने? एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। यह सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनेत जी आप लोगों से। बिल्कुल जवाब दीजिए, आप ही से सवाल है। 500 से ज्यादा शहीद हुए कारगिल में हमारे। हाँ। आपने 2001 में क्यों बुलाया परवेज मुशर्रफ को? उसके तो हाथ हमारे लोगों के खून से सने हुए थे। हमने पाकिस्तान को लेसन सिखाया था, हमारी सेना ने 99 में सिखाया था लेसन, और अटल जी ने तो कहा भी था सदन में, अमेरिका का प्रेशर था लेकिन हमने सीज फायर नहीं किया। ऐसी बात मोदी जी भी कहें, क्यों नहीं कह रहे? अरे चलिए, आप इंदिरा जी को नहीं मानते हैं, आप उस व्यक्ति उनको नहीं मानते जिसको इस देश ने दुर्गा कह दिया, आप कहिए ना। अटल जी ने तो कहा पाकिस्तान का तो दबाव मेरे ऊपर था, मैंने कहा नहीं, जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको भी ऐसा करना चाहिए था। देखिए, तथ्यों पर अगर बात की जाए ना तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं कहने को। तथ्यों के अलावा जलेबी बनाई जाए, मीडिया के माध्यम से कुछ कहलवाया जाए तो वो अलग पिक्चर हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी 3 भाषण दे चुके हैं। इस देश के सदन के सामने भाषण क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अडवाणी जी ने करी थी, जैसे अटल जी ने करी थी, जैसे लोहिया जी ने करी थी। आइए, इस देश के सदन को कुछ तो आप गरिमा मानते होंगे, इस देश के सदन की कोई तो महत्ता है। लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते हैं कि अगर आज हमारे मन में सवाल है तो 142 करोड़ लोग तो नहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि खड़े होंगे। तो उनके सवालों को सुनिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। जैसे कि अडवाणी जी ने पूछा था सवाल और मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था, जैसे कि अटल जी ने पूछा था सवाल और नेहरू जी ने जवाब दिया था। आज आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये बात आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि भारत के संसद का सब विशेष सत्र बुलाया जाए? संसद से ज्यादा सुप्रीम इस समय कुछ नहीं है और संसद को सच बचाया जाए। सुधांशु जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए। लेकिन पीएम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ने आज जो राजस्थान में कहा है कि आतंक का फन कुचलने की यही नीति, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। एटम बम की गिदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। आतंकी आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा, उन्हें एक ही माना जाएगा। ये पीएम का बयान है। लेकिन सुप्रिया शिनेत जी बार बार ये सवाल पूछ रही हैं कि संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाकर जवाब देते हैं प्रधानमंत्री उसमें? बिल्कुल मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और सेना ने भी कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह युद्ध विराम नहीं है, यह सिर्फ ऑपरेशनल ब्रेक है। तो जिस समय ऑपरेशन चल रहा है यानी अल्प विराम हुआ है, निश्चित रूप से पूर्ण विराम होने दीजिए, उसके बाद संसद का सत्र और सारी बात होगी। और सुप्रिया जी, देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 26 नवंबर को हुआ था। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र ऑटोमेटिक चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं था। नवंबर 1962 में हुआ था, उस समय नवंबर दिसंबर कोई जाके चेक कर ले, हर साल नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलता है, कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। और अटल जी का क्या नाम ले रहे? अटल जी तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर एमपी थे,
उस समय तो अटल जी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि अटल जी के कहने ऊपर इन्होंने, नेहरू जी ने ये कर दिया जो कहना, वो वाली बातें थी कि 58-59 से चल रहा था, वो अलग बात है। दूसरा फैक्ट देखिए, आप लोग क्या कहने का प्रयास करते हैं, इनके मुंह से भी क्या निकला, जिन्ना जिसने देश बांटा था सावरकर के साथ। अरे भैया, 22 अप्रैल से मात्र 7 दिन पहले आसिम मुनीर अपने मुंह से बोल चुका कि 2 नेशन थ्योरी हमने की, और जो थे सर सैयद अहमद ने उसका आधार बनाया था, जिसके बेस के ऊपर जिन्ना ने किया। मतलब जो अपराधी है उसने इकबालिया बयान कर लिया, फिर भी देखिए कैसे झूठ ये लोग परोसने में लगे रहते हैं। छोड़िए वो सारी बातों, पुरानी बातें, अब इस पे आइए। 26/11 इन्होंने कहा 26/11 के सारे आतंकियों को मार दिया गया था, मगर 26/11 को इनकी सरकार का कहना है कि हाफिज सईद ने कराया, वो तो आज तक मारा नहीं गया, उसे तो आतंकवादी घोषित करवाया मोदी जी की सरकार ने। और इस ऑपरेशन सिंदूर में उसके सारे के सारे घर वाले मारे गए, और उसने तब ये कहा, ये रिपोर्ट आई है कि काश मैं भी मर जाता तो ठीक था। और आप तो छोड़िए, आपके नेता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया, 26/11 आरएसएस ने करवाया। आप लोग तो ये कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, ये दिग्विजय सिंह उसका उद्घाटन विमोचन कर रहे थे। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कोई? 162 लोग जो मारे गए और जो एक जिंदा पकड़ लिया गया, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, शायद वो लोग भूल गए हों, सारे आतंकवादियों ने फेक हिंदू आईडी बना रखे थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपने सीने पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, और तो यह किताब इनकी पहले से तैयार थी। ऐसा नहीं कि किताब जो थी वो 10-12 दिन में लिख दी जाती है कोई भी किताब। इसका मतलब देश के साथ कितनी बड़ी राजनीति की जा रही थी, हमें इसको समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, देखिए सुप्रिया जी कम से कम आर्थिक विषयों की तो बहुत बेहतर जानकार हैं। एक तरफ कहती कंगला पाकिस्तान, कंगला पाकिस्तान, और फिर वो कह रही ट्रंप के उस बयान पे उनको यकीन हो रहा कि ट्रेड की बात कही। अरे भाई, कंगला आदमी को ट्रेड कर सकता है क्या? कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। अब आइए IMF के लोन पे मैं बताना चाहता हूं। IMF